हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बाजार इस हफ्ते में। मैं हूं विवेक मित्तल। क्या शानदार वीक देखने को मिला मार्केट में। लगातार 2 हफ्ते की तेजी के बाद हमने ये वीक भी ऐसा देखा जहां पर कि शानदार मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी में जहां पर 240 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली, वहीं सेंसेक्स भी करीब 874 अंक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में करीब 430 अंक और आईटी इंडेक्स में करीब 822 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है इस वीक में। अगर हम देखें तो थर्सडे का एक ऐसा सेशन था जहां पर कि थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने की वजह से मार्केट में एक झटका जरूर लगा, लेकिन वहां से बहुत तेज रिकवरी मार्केट ने दिखाई। उस जियोपॉलिटिकल रिस्क को तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट में ये तेजी की वजह क्या थी। मार्केट में जो एक जोरदार तेजी देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली, उसका महत्वपूर्ण कारण था कि एफआईज की शानदार खरीदारी। एफआईज लगातार मार्केट में खरीदते चले जा रहे हैं, जो कि हम पिछले 8 महीने से देख रहे थे कि अक्टूबर महीने से करीब करीब हमने देखा कि एफआईज लगातार इंडियन मार्केट में बिकवाली कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 वीक में एफआईज ने पूरी तस्वीर पलट कर रख दी और एफआईज ने जिस तरह से खरीदारी कैश सेगमेंट में की है, वो किसी भी दिन डर नहीं रहे हैं और लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में इंडेक्स को ही सपोर्ट नहीं मिल रहा। इनफैक्ट मिड कैप स्टॉक्स में भी अब बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जनरली जब एफआईज इंडेक्स में बाइंग कर रहे होते हैं या कैश सेगमेंट में बाइंग कर रहे होते हैं, तो उस समय म्यूचुअल फंड्स मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी मूव करना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट में अगर हम कहें तो चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही अगर देखें तो आरबीआई की पॉलिसी भी आती हुई दिखाई दी, जिसमें कि आरबीआई ने जिस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर पहली पॉलिसीज में चिंता व्यक्त की थी, इस पॉलिसी में इन्फ्लेशन को लेकर उनका कंसर्न थोड़ा सा ईज होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट ब्याज दरों में बढ़ोतरी जरूर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में भी ब्याज दरों की जो बढ़ोतरी होगी वो इसी रफ्तार से होगी, ऐसा उन्होंने संकेत दे दिए हैं। तो ये एक मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव रिलीफ के तौर पर हम कह सकते हैं कि काम कर रहा है। साथ ही अगर देखें तो क्रूड ऑयल, जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कमोडिटी कहलाता है, उसकी जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में $90 के भी नीचे जा चुकी हैं, जो कि $139 पर बैरल तक पहुंच गया था रूस यूक्रेन युद्ध के समय पर। वहां से टूटते हुए अब $88 के करीब तक आ चुका है। यानी कि अगर हम देखें तो करीब $50 से ज्यादा की गिरावट क्रूड ऑयल में ऊपरी स्तरों से देखने को मिल चुकी है, जिसका सीधा फायदा इंडियन इकोनॉमी को मिलता है, क्योंकि हर $1 क्रूड ऑयल के मूवमेंट से करीब 16,700 करोड़ रुपए का रिलीफ इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है अगर क्रूड ऑयल की कीमतें गिरती हैं। साथ ही अगर देखें तो जो अन्य कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस में भी लगातार प्रेशर बना हुआ है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। साथ ही अगर देखें तो ऑटो कंपनीज के जो जुलाई मंथ के जो सेल्स के डेटा आए थे वो बहुत स्ट्रांग थे, खासतौर से 4 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। मारुति, हुंडई, बाकी जो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सभी कंपनियों की ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने को मिली। हालांकि 2 व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो को छोड़ दें तो वहां भी परफॉर्मेंस ठीक ही था। साथ ही अगर देखें तो भारत का पीएमआई 8 महीनों के उच्चतम स्तर पर आ चुका है। वहीं अगर अमेरिका का पीएमआई देखें तो 2 साल के न्यूनतम स्तर पर आ चुका है। चीन का पीएमआई 50 के लेवल के नीचे जा चुका है। लेकिन इंडिया लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमीज को। पहले तो हम ग्लोबल मार्केट की बात करते थे, लेकिन अब ग्लोबल इकोनॉमीज को हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसका सीधा इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही अगर देखें तो भारत में जीएसटी कलेक्शन लगातार स्ट्रांग हो रहा है। सरकार ने जो जीएसटी कलेक्शन का डेटा दिया उसमें इस बार भी करीब 1.5 लाख करोड़ की कलेक्शन होती हुई दिखाई दी, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को पैसा भी आ रहा है। साथ ही गवर्नमेंट को पैसे आने का दूसरा सोर्स भी क्रिएट हुआ इस बार, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम की जो बोली थी उसमें भी बहुत शानदार रेस्पॉन्स मिला, जिसमें कि करीब 1.5 लाख करोड़ की बोली आती हुई दिखाई दी। तो इसका मतलब है कि कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं, गवर्नमेंट को कलेक्शन आ रहा है टैक्स का। तो इससे बेहतर एनवायरनमेंट शायद नहीं हो सकता इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिसका इंपैक्ट हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ ही गवर्नमेंट ने इसी के चलते विंडफॉल टैक्स में भी कटौती की, जहां पर कि डीजल पर जो विंडफॉल टैक्स लगा हुआ था करीब 11 रुपए पर लीटर का, उसको घटाकर 5 रुपए पर लीटर किया गया। साथ ही जो एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था वो खत्म कर दिया और साथ ही पेट्रोल पर जो टैक्स लगा हुआ था वो पहले ही खत्म कर चुकी थी गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि जो विंडफॉल टैक्स को लेकर जो एक हैंगओवर था ऑयल एंड गैस सेक्टर में, वो भी कुछ हद तक हटता हुआ दिखाई दिया। साथ ही आने वाली तिमाही के लिए जो कंपनीज की कमेंट्री आ रही है वो बहुत स्ट्रांग आ रही है। कंपनीज का कहना है कि ये जो क्वार्टर गया है ये तो रूस यूक्रेन के चलते थोड़ा सा स्लगिश रहा, लेकिन आने वाले समय में कंपनीज के मार्जिन्स और कंपनीज की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, जिसका इंपैक्ट हो सकता है कि जो हम Q2 और Q3 के रिजल्ट्स पे देखेंगे वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाजार को केवल एक ही चिंता है नेक्स्ट वीक के लिए।
कि कहीं चीन और ताइवान के बीच में जो अभी ड्रिल्स चल रही हैं वो कहीं लड़ाई के तौर पर ना बन जाए। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डेफिनेट सी बात होगी कि मार्केट के लिए थोड़ा सा एक झटका लग सकता है। लेकिन अगर हम कंपनीज की तरफ देखें तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स भी होंगे, जिसमें कि ओएनजीसी, कोल इंडिया, साथ ही भारतीय और एसबीआई के रिजल्ट्स होंगे। एसबीआई के रिजल्ट्स तो वीकेंड में आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन भारतीय, ओएनजीसी और कोल इंडिया जैसी कंपनी नेक्स्ट वीक रिजल्ट देंगी। नेक्स्ट वीक थोड़ा ट्रेडिंग वाइज छोटा है, क्योंकि अगर हम यहां से देखें तो अगले 10 दिन में करीब 4 ही ट्रेडिंग सेशन हमें मिलेंगे। ट्यूसडे की छुट्टी है, एंड फिर 15 अगस्त की वजह से अगले वीक भी उसकी छुट्टी रहेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं नेक्स्ट वीक जो होगा ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए। और साथ ही चीन ताइवान की जो स्थिति होगी उस पर मार्केट की जरूर नजर रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि एफआईज की जिस तरह से वापसी हुई है उससे भारतीय मार्केट में मोमेंटम बना रहेगा और जियोपॉलिटिकल रिस्क ईज आउट होते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार।